गाइस तो हम लोग लगाए थे विज़न का टेस्ट नंबर 7 जिसमें हम लोग ने 10 क्वेश्चन देखे थे। अब आगे के देखेंगे। कुछ प्रॉम्प्ट्स की वजह से 2-3 दिन मैं वीडियो नहीं डाला था, उसके लिए सॉरी। तो अब हम कंटिन्यू आगे के वीडियोस देखेंगे। तो क्वेश्चन 11 है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, एफआरबीएम अधिनियम आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम की खरीद पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरा, एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत नियमों का उद्देश्य केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को समाप्त करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो बताइए आपको कौन सा सही लग रहा है। देखिए 11 का ए सही है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और जो बजट प्रबंधन है एफआरबीएम अधिनियम वर्ष 2003 में पारित किया गया था। इसे 2003 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन में अंतर पीढ़ीगत साम्यता, ठीक है, जो राजकोषीय घाटा होता है उसमें उसको प्रबंधन करना उसका, ठीक है, उसमें अंतर पीढ़ीगत साम्यता, दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता लाना, ठीक है, एक आर्थिक स्थिरता लाना, राजकोषीय और मौद्रिक नीति के मध्य बेहतर समन्वय। एक राजकोषीय नीति होती है, एक मौद्रिक नीति होती है, उसके मत एक बेहतर समन्वय और सरकार के राजकोषीय संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। एफआरबीएम अधिनियम राजकोषीय समेकन के लिए कानूनी संस्थागत ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। तो जो राजकोषीय समेकन है उसके लिए कानूनी संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। केंद्र सरकार के लिए अब राजकोषीय घाटा कम करने, राजस्व घाटा को समाप्त करने और उत्तरवर्ती वर्षों में राजस्व अधिशेष उत्पन्न करने संबंधी उपाय करना अनिवार्य हो गया है। तो क्या है कि केंद्र सरकार के लिए ज़रूरी है कि वो अपना जो राजकोषीय घाटा है उसे कम करे, जो राजस्व घाटा है उसको समाप्त करे और उत्तरवर्ती वर्षों में राजस्व अधिशेष उत्पन्न करने संबंधी उपाय करे। ये अधिनियम न केवल वर्तमान सरकार बल्कि भावी सरकारों को भी राजकोषीय समेकन का अनुसरण करने के लिए बाध्य करता है। सरकार केवल प्राकृतिक आपदा, ठीक है, अगर प्राकृतिक आपदा है या राष्ट्रीय सुरक्षा है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य असाधारण मामलों में ही राजकोषीय समेकन के पद को छोड़ सकती है, ठीक है। तो इन असाधारण मामलों में अगर मान लीजिए जो राजकोषीय समेकन के वो पद को छोड़ सकती है, अदरवाइज उसे करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इस प्रकार यह मौद्रिक नीति को राजकोषीय नीति से स्वतंत्र बनाता है, ठीक है। तो सरकारी घाटे के मौद्रीकरण को रोकने हेतु यह अधिनियम वर्ष 2006 के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमन प्राइमरी इशू की खरीद को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। जो सरकारी घाटा है उसके सरकार क्या करती थी, मतलब कि अपने घाटे को पूरा करने के लिए क्या करती थी कि मतलब सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करती थी, ठीक है। तो सरकारी घाटे के मौद्रीकरण को रोकने के लिए यह अधिनियम 2006 के बाद आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार के जो प्रतिभूति है उसके प्राथमिक निर्गमन प्राइमरी इशू की खरीद को प्रतिबंधित करता है। इस अधिनियम के तहत सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 3 नीतिगत विवरणों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो सरकार को क्या है, 3 नीतिगत विवरणों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इन विवरण में मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट और बृहद आर्थिक रूपरेखा नीति विवरण, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पॉलिसी स्टेटमेंट शामिल है। वित्त अधिनियम 2012 के द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में संशोधन किए गए, ठीक है। तो वित्त अधिनियम 2012 के द्वारा इसमें संशोधन किए गए। इसके पश्चात ये निर्णय लिया गया कि मौजूदा 3 दस्तावेजों के अलावा केंद्र सरकार संसद में सदनों के समक्ष एक और दस्तावेज अर्थात मध्यावधि व्यय रूपरेखा विवरण को प्रस्तुत करेगी। तो एक और जो है दस्तावेज प्रस्तुत करेगी। इस दस्तावेज को संसद के उस सत्र के ठीक बाद वाले सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति रणनीतिक विवरण और व्यापक आर्थिक रूपरेखा विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं। व्यय सुधारों की दिशा में प्रभावी राजस्व घाटा और मध्यावधि व्यय रूपरेखा विवरण की संकल्पनाएं एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे और पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के बीच का अंतर है। इसके राजस्व घाटे के उपभोग संबंधी घटक को कम करने में सहायता मिलेगी और पूंजीगत व्यय में वृद्धि के लिए अवसर उत्पन्न होगा। प्रभावी राजस्व घाटा एक नया वित्तीय मानदंड बन गया है। मध्यावधि व्यय रूपरेखा विवरण व्यय संकेतकों के लिए 3 वर्ष का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करेगा, ठीक है। तो केंद्र सरकार क्या है, मध्यावधि व्यय रूपरेखा विवरण भी प्रस्तुत करेगी। तो जो प्रभावी राजस्व घाटा है, ठीक है,
वो क्या है, मध्यावधि व्यय रूपरेखा। ये जो है एफआरबीएम अधिनियम की दो महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, जो राजस्व घाटा और पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए जो अनुदान है उसके बीच का अंतर है। तो देखिए, जो पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए जो अनुदान दिया जाता है उसको घाटे में नहीं गिनेंगे, क्योंकि उससे क्या है, पूंजीगत संपत्ति बन रही है, ठीक है, उस अनुदान से, तो वो उसका अंतर हो जाता है, ये इसमें आ जाता है। तो 11 का हमारा ए सही है, पहला सही है। अब 12 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार एसडीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए, एसडीआर आईएमएफ की आधिकारिक मुद्रा है। बी, एसडीआर का मूल्य 4 मुद्राओं के एक बास्केट पर आधारित होता है। सी, एसडीआर को निजी संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा धारित किया जा सकता है। डी, एसडीआर का मूल्य दैनिक रूप से बाजार विनिमय दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। 12 का हमारा डी सही है। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वर्ष 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार की पूरकता के लिए बनाया था, ठीक है। अभी तक कुल 660.7 बिलियन, लगभग 943 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर एसडीआर आवंटित किया गया है। एसडीआर का मूल्य 5 मुद्राओं के एक बास्केट पर आधारित है। तो 5 मुद्राओं की एक बास्केट पर आधारित है। ये मुद्राएं कौन सी है, यूएस डॉलर, यूरो यूरोप की, ठीक है, चाइनीज रेनमिनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग इसमें है। एसडीआर बास्केट में शामिल मुद्राओं को 2 मानदंडों को पूरा करना होता है। एक निर्यात मानदंड होता है और एक स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मानदंड होता है। इसमें एसडीआर आईएमएफ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लेखा की इकाई यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में कार्य करता है। एसडीआर ना तो मुद्रा है, ना ही ये आईएमएफ पर किया जाने वाला दावा है, ना ही ये मुद्रा है, ना ही ये आईएमएफ पर किया जाने वाला दावा है, बल्कि आईएमएफ सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग योग्य मुद्राओं का एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के लिए एसडीआर का विनिमय किया जा सकता है। यूएस डॉलर के संदर्भ में एसडीआर के मूल्य का निर्धारण प्रतिदिन स्पॉट एक्सचेंज रेट के आधार पर किया जाता है। स्पॉट एक्सचेंज रेट का अवलोकन लंदन के समयानुसार लगभग दोपहर में किया जाता है। आईएमएफ के पास एसडीआर के अन्य धारकों, गैर सदस्य देशों जो एसडीआर डिपार्टमेंट पार्टिसिपेंट नहीं है को निर्धारित करने का अधिकार है। एसडीआर निजी संस्थाओं व्यक्तियों के द्वारा धारण नहीं किया जा सकता है। तो 12 का हमारा डी सही है, ठीक है। अब देखते हैं 13। बेरोजगारी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक समान स्थिति दृष्टिकोण बेरोजगारी को मापने के लिए सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 7 दिनों को संदर्भ अवधि के रूप में उपयोग करता है। दूसरा, वर्तमान दैनिक स्थिति दृष्टिकोण बेरोजगारी को मापने के लिए सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 7 दिनों में से प्रत्येक दिन को संदर्भ अवधि के रूप में उपयोग करता है। तीसरा, बेरोजगारी को मापने वाला समान स्थिति दृष्टिकोण रोजगार में अल्पकालिक उतार चढ़ाव का पता लगाने में विफल रहता है। बताना है कौन सा सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, 3, सी 1, 2, 3, डी ए केवल 1, 2। 13 का देखिए बी सही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जो है एनएसएसओ रोजगार एवं बेरोजगारी के 3 अलग अलग अनुमान प्रदान करता है, ठीक है। तो ये रोजगार और बेरोजगारी के 3 अलग अनुमान प्रदान करता है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति के रोजगार की स्थिति को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। ये अनुमान विभिन्न दृष्टिकोणों, संदर्भों, अवधियों पर आधारित होते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल है। समान स्थिति दृष्टिकोण, ठीक है, इसमें पता नहीं क्या लिखा है, तो अवधि को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण में सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 7 दिनों की अवधि को संदर्भ के रूप में लिया जाता है। वर्तमान दैनिक स्थिति दृष्टिकोण में बेरोजगारी को मापने के लिए सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 7 दिनों में से प्रत्येक दिन के संदर्भ अवधि के रूप में उपयोग किया जाता है। साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण में सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के जो 7 दिन की अवधि को संदर्भ के रूप में लिया जाता है। और वर्तमान दैनिक स्थिति दृष्टिकोण में बेरोजगारी को मापने के लिए सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 7 दिनों में से प्रत्येक दिन को संदर्भ अवधि के में उपयोग किया जाता है। 7 दिनों में से प्रत्येक दिन को। समान स्थिति यूजर स्टेटस दृष्टिकोण बेरोजगारी को मापने के लिए 365 दिनों की संदर्भ अवधि का उपयोग करता है। 365 दिन की संदर्भ अवधि का उपयोग करता है। दूसरे शब्दों में इस बेरोजगारी को मापने के लिए एनएसएसओ के सर्वेक्षण की तारीख से ठीक 1 वर्ष पहले की संदर्भ अवधि का उपयोग किया जाता है। इस दृष्टिकोण
के अंतर्गत केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार समझा जाता है जिनके पास सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 365 दिन के दौरान अधिकांश समय के लिए कोई लाभकारी कार्य नहीं है। मतलब 365 दिन उनके पास कोई काम नहीं है, जबकि वे सक्रिय रूप से कार्य की तलाश कर रहे थे या कार्य के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार समान स्थिति दृष्टिकोण के आधार पर प्राप्त बेरोजगारी के अनुमान से दीर्घकालिक बेरोजगारी को मापने की अपेक्षा की जाती है। बेरोजगारी को मापने वाला समान स्थिति दृष्टिकोण श्रम बाजार में मौसम के कारण बेरोजगारी और रोजगार में होने वाले अल्पावधिक उतार चढ़ाव को मापने में विफल रहता है, जबकि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी को मापने के लिए एक सप्ताह की छोटी संदर्भ अवधि का प्रयोग करती है। नतीजन CWS अल्पावधिक उतार चढ़ाव को बहुत अच्छी तरह से मापती है। ठीक है, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति जो है मतलब जो सप्ताह के हिसाब से देखते हैं दृष्टिकोण, बेरोजगारी को मापने के लिए सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 7 दिनों को संदर्भ अवधि के रूप में उपयोग करता है। तो 7 दिन को देखता है। यदि कोई व्यक्ति संदर्भ सप्ताह के किसी भी दिन कम से कम 1 घंटे के लिए किसी एक या एक से अधिक लाभकारी कार्यकलापों में संलग्न रहता है तो उसे नियोजित माना जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति किसी लाभकारी कार्यकलाप में संलग्न नहीं है तो वह सक्रिय रूप से कार्य की तलाश में या कार्य के लिए उपलब्ध है तो उस व्यक्ति को बेरोजगार माना जाता है। तो इसमें क्या है कि 7 दिन के लिए देखते हैं। वर्तमान दैनिक स्थिति मतलब डेली दृष्टिकोण बेरोजगारी को मापने हेतु संदर्भ सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए किसी व्यक्ति के कार्यकलाप की स्थिति का पता लगाने का प्रयास करता है। ये संदर्भ सप्ताह के प्रत्येक दिन किसी व्यक्ति के समय के उपयोग की प्रगति को भी दर्ज करता है। इसका अर्थ यह है कि ये दृष्टिकोण दिए जा रहे कार्यकलाप को दर्ज करने के अतिरिक्त संदर्भ सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए समय की गहनता को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करता है। तो 13 का हमारा B सही है, दूसरा और तीसरा सही है। 14 देखते हैं। अधिकरणों और उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, उच्च न्यायालयों की स्थापना संविधान द्वारा की जाती है जबकि अधिकरणों को केवल संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किया जाता है। दूसरा, उच्च न्यायालयों की तरह अधिकरणों में भी केवल न्यायिक सदस्य होते हैं। तीसरा, अधिकरणों और उच्च न्यायालय दोनों के पास निर्णय लेने से पहले सभी अधिनियमित कानूनों का उपयोग करने की शक्ति होती है। बताना है कौन सा सही है। A केवल 1, B केवल 2, 3, C केवल 3, D कोई भी नहीं। देखिए 14 का हमारा D सही है। विशाखापट्टनम की ऋषिकोंडा पहाड़ियों में निर्माण कार्य पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा प्रतिबंध लगाने के आदेश को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। ठीक है, तो विशाखापट्टनम के जो ऋषिकोंडा पहाड़ियों में जो निर्माण कार्य पर जो NGT है उसके द्वारा प्रतिबंध लगाने के आदेश को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि जहाँ तक NGT के क्षेत्राधिकार का संबंध है वह उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है। तो उन्होंने बताया कि NGT का क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है। तो अब इनके बीच अंतर देख लेते हैं हम। उच्च न्यायालय को संविधान द्वारा जबकि अधिकरणों को संविधान, संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियमों के तहत स्थापित किया जाता है। तो उच्च न्यायालय को हम संविधान के द्वारा और अधिकरणों को संविधान, संसद और राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित करते हैं। उच्च न्यायालय में केवल न्यायिक सदस्य शामिल होते हैं जबकि अधिकरण में न्यायिक सदस्य और विषय विशेषज्ञ दोनों ही शामिल होते हैं। दूसरा भी सही नहीं है। अधिकरण उन कानूनों तक ही सीमित होते हैं जिनके तहत उनकी स्थापना की गई जबकि उच्च न्यायालयों के पास निर्णय लेने से पहले सभी अधिनियमित कानूनों का उपयोग करने की शक्ति होती है। तो मतलब अधिकरण मतलब उन्हीं कानूनों तक सीमित होंगे जिसके तहत उनकी स्थापना की गई। ठीक है, तो जबकि उच्च न्यायालय क्या है, अगर उन्हें निर्णय लेना है तो जितने भी अधिनियमित कानून है उनका उपयोग करने की शक्ति होती है। तो तीनों ही इसमें सही नहीं है। तो 14 का हमारा D सही है। ठीक है, 15 देखते हैं। स्थानीय क्षेत्र बैंकों LABs के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इन्हें स्थानीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण बचतों को जुटाने में सक्षम बनाने के लिए स्थापित किया जाता है। दूसरा, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्य स्थानीय क्षेत्र बैंकों पर लागू होते हैं। उपयोग कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 ना तो 2। देखिए 15 का हमारा C सही है। स्थानीय क्षेत्र बैंक, लोकल एरिया बैंक्स जो है वो छोटे निजी बैंक होते हैं। ठीक है, इनकी संकल्पना कम लागत की ऐसी इकाइयों के रूप में की गई है जो परिचालन के एक सीमित क्षेत्र में कुशल और प्रतिस्पर्धी वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं प्रदान कर सकें। तो मतलब कम लागत में ऐसी इकाइयों के रूप में इनकी स्थापना के रूप में इनकी परिकल्पना की गई है जो परिचालन के एक सीमित क्षेत्र में, ठीक है, मतलब कम क्षेत्र में कुशल और प्रतिस्पर्धी वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं प्रदान कर सके। इसके परिचालन क्षेत्र में 3 निकटवर्ती जिलों के मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र आते हैं। LABs
को 2 उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थापित किया गया। पहला, स्थानीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की बचतों को जुटाने के लिए। दूसरा, इन जमाओं को स्थानीय क्षेत्रों में निवेश हेतु उपलब्ध कराने के लिए। मतलब जैसे कि ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्र हो गए, वहाँ पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है। चूँकि एलओबीज जिला कस्बों में स्थापित किए जाते हैं, इसलिए इनकी गतिविधियाँ स्थानीय ग्राहकों पर केंद्रित होती है और ये मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को उधार देते हैं: कृषि और संबद्ध गतिविधियां, लघु उद्योग, कृषि औद्योगिक गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां, गैर कृषि क्षेत्र, तो इनको ये उधार देते हैं। ठीक है। एलओबीज के लिए भी अपने निवल क्षेत्र ऋण अपने निवल बैंक ऋण का 40% प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रक ऋण के रूप में देना आवश्यक होता है। तो अपने जो नेट बैंक क्रेडिट जो इनका होगा, मतलब निवल बैंक ऋण जो है उसका 40% प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र, मतलब जो एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, एमएसएमई हो गया, ये हो जाता है प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र, उसको ऋण देना आवश्यक होता है। ठीक है। ये शर्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए भी लागू होती है। ठीक है, उनके लिए भी होती है। उपयुक्त लक्ष्य के भीतर ये बैंक अपने प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र ऋण के परिनियोजन का कम से कम 25%, एनबीसी का 10% ऋण कमजोर वर्गों को देने की आवश्यकता का पालन करेंगे। ठीक है। तो एनबीसी का जो 10% है वो मतलब उसका कम से कम 25% कमजोर वर्गों को देंगे। वर्ष 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले एलएबीज को लघु वित्त बैंकों में परिवर्तित करने की अनुमति दी है। तो जो इनको मतलब पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे, उनको लघु वित्त बैंक में चेंज कर दिया जाएगा। तो 15 का हमारा सी सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है। अब 16 देखते हैं। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये एनआईसी क्लाउड मेघराज पर स्थापित एक कार्य प्रवाह प्रणाली है। दूसरा, ये राज्य विधानसभाओं के कामकाज को डिजिटल और कागज रहित बनाने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। बताना है कौन सा सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। ये 16 का सी सही है। हाल ही में गुजरात के विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कागज रहित कार्यवाही हेतु नई तरह की ई विधान प्रणाली, ई विधान सिस्टम के बारे में जानने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा का दौरा किया। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा ने इस प्रणाली के कुछ समय पहले ही अपनाया है। ई विधान एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य विधानसभाओं के कामकाज को डिजिटल और कागज रहित बनाना है। तो ई विधान जो परियोजना है उसका मतलब उद्देश्य क्या है? जो राज्य विधानसभाओं का जो काम होगा वो डिजिटल और कागज रहित बनाना है। ये परियोजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है। ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है उसका हिस्सा है। संसदीय कार्य मंत्रालय इस परियोजना का नोडल मंत्रालय है। तो नोडल मंत्रालय कौन है? संसदीय कार्य मंत्रालय। यह मंत्रालय संसद के दोनों सदनों सहित सभी 40 सदनों को शामिल करते हुए ई विधान को राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा के रूप में आरंभ करना चाहता है। ठीक है। इस तरह ये उन सभी को एक मंच पर रखकर एक राष्ट्र एक विधान, वन नेशन वन एप्लीकेशन के सिद्धांत को साकार करना चाहता है। नेवा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के एनआईसी के मेघराज नामक क्लाउड पर स्थापित एक कार्य प्रवाह प्रणाली है। ये प्रणाली सदन के अध्यक्ष को सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने, सदस्यों को सदन में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने और सदन के विधायी कार्य को कागज रहित तरीके से संचालित करने में मदद करती है। ठीक है। नेवा उपकरण तटस्थ और सदस्य केंद्रित एक एप्लीकेशन है। इसे इसलिए तैयार किया गया है ताकि सदस्य सदन के विधिक कामकाजों को कुशलतापूर्वक संभाल सके। इसके लिए यह एप्लीकेशन सदस्यों के कॉन्टैक्ट डिटेल, संसद की प्रक्रिया के नियम, कार्यसूची, नोटिस, बुलेटिन, विधेयक, तारांकित अतारांकित प्रश्न, उनके उत्तर, पटल पर रखे गए कागजातों, समिति की रिपोर्ट आदि के बारे में पूरी जानकारी सदस्यों के उपकरण टैबलेट में उपलब्ध कराती है। साथ ही सभी विधायिकाओं विभागों को इस जानकारी का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए सुसज्जित करती है। नेवा डेटा के संग्रह के लिए नोटिस अनुरोध भेजने की प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। 16 का हमारा सी सही है। अब देखते हैं 17। भारत खाड़ी देश संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पिछले 15 वर्षों में भारत के कच्चे तेल के कुल आयात में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी 18% से अधिक रही है। दूसरा, पिछले 5 वर्षों में सऊदी अरब इस क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। बताना है कौन सा सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। देखिए 17 का डी सही है। हालिया संदर्भ मतलब क्या है? इस्लामिक सहयोग संगठन जो है ओआईसी और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने वर्तमान में निलंबित और निष्कासित भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल द्वारा इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद की आलोचना करने वाली टिप्पणियों का कड़ा विरोध किया है।
धातव है कि जीसीसी में 6 देश शामिल है। इसमें 6 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र कॉमरेड डेटाबेस का पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 से 2021 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान भारत का संचयी दो तरफा वस्तु व्यापार $3.98 ट्रिलियन था। इसमें ईरान और जीसीसी का हिस्सा 15.3% था। धातव है कि जीसीसी के सदस्य देशों में संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर शामिल है। तो जीसीसी में जो जीसीसी है उसमें कौन कौन है? यूएई है, ठीक है, सऊदी अरब है, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर है। इस अवधि में इन 7 देशों के साथ होने वाला द्विपक्षीय व्यापार $609 बिलियन के बराबर था, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा $277.4 बिलियन था, जो भारत के संचयी दो तरफा व्यापार के लगभग 7% के बराबर था। इस कारण इस क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार में से एक बन गया है। सऊदी अरब $153 बिलियन के साथ दूसरे स्थान पर था। सबसे ज़्यादा संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार हुआ, उसके बाद सऊदी अरब के साथ। भारत की अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए खाड़ी देशों पर निर्भरता। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार भारत के कुल कच्चे तेल के आयात में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी पिछले 15 वर्षों से 60% के आसपास स्थिर बनी हुई है, ठीक है। ओआरएफ के अनुसार 2020-21 में भारत ने सबसे अधिक तेल इराक से आयात किया, जो कुल तेल आयात का 22% था। इसके बाद सऊदी अरब से लगभग 18% कच्चे तेल का आयात किया। सबसे ज़्यादा कहाँ से किया? इराक से, फिर सऊदी अरब से। वर्ष 2020-21 में भारत को कच्चा तेल आपूर्ति करने वाले 10 शीर्ष देशों में शामिल अन्य खाड़ी देश यूएई, कुवैत और ओमान थे। तो 17 का हमारा डी सही है, ठीक है। 18 देखते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण में घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक प्रभावी राजस्व घाटा पूंजीगत प्राप्तियों की उस राशि को संदर्भित करता है जिसका उपयोग सरकार के वास्तविक उपभोग व्यय हेतु किया जाता है। दूसरा, सकल प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटे और निबल ब्याज देनदारियों के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। बताना है कौन सा सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। 18 का हमारा सी सही है। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो जो बजट को हम क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। 112 आर्टिकल में एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व्यय का विवरण होता है। जितनी प्राप्तियां होती है व्यय होता है उसका विवरण होता है। एक वित्तीय वर्ष चालू वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है। तो क्या है? 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। इसके अतिरिक्त बजट में निम्नलिखित के विवरण शामिल होते हैं। राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन, ठीक है। क्या क्या शामिल होता है विवरण में कि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होंगी, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन, व्यय का अनुमान, समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों व्यय का विवरण और उस वर्ष में किसी घाटे अधिशेष का प्रयोजन तथा आगामी वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीतियाँ अर्थात कराधान प्रस्ताव, राजस्व की संभावनाएं, व्यय योजना और नई योजनाओं परियोजनाओं का शुरू किया जाना, ये सब इसमें शामिल होता है। राजकोषीय घाटा क्या है? ये सरकार की व्यय आवश्यकता और उनकी प्राप्तियों के बीच का अंतर है। मतलब उसकी कितनी खर्चा होगा और कितनी प्राप्तियां उसे होंगी। यह वह राशि है जैसे सरकार को उस वर्ष के दौरान ऋण के रूप में लेने की आवश्यकता होती है। मतलब उसे ऋण के रूप में कितनी राशि लेनी पड़ेगी। यदि प्राप्तियां व्यय से अधिक होती हैं तो अधिशेष का सृजन होता है। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां, ये याद कर लीजिए। वित्तीय पक्ष से सकल राजकोषीय घाटा बराबर निवल घरेलू ऋण ग्रहण प्लस आरबीआई से ऋण ग्रहण प्लस विदेशों से ऋण ग्रहण, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि मतलब एक तरीके से राजकोषीय घाटा की बराबर मतलब कि सरकार को कितना ऋण लेना पड़ेगा, ठीक है। कुल व्यय माइनस राजस्व। अब ये सब मैं आपको उसमें डिटेल में पढ़ा रखा है, अगर आपको देखना हो जो आपको इकोनॉमी पढ़ा रखी है उसमें, ठीक है। सकल राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के स्थायित्व और सार्वजनिक क्षेत्र की सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था के लिए निर्णायक चर वेरिएबल है। सकल प्राथमिक घाटा, देखिए निबल प्राथमिक घाटा निबल राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान का अंतर होता है, ठीक है। तो जो सकल प्राथमिक घाटा होगा वो सकल राजकोषीय घाटे और सकल ब्याज भुगतान का अंतर होगा, ठीक है। और जो निबल प्राथमिक घाटा होगा वो निबल
निवल प्राथमिक घाटा होगा वो निवल राजकोषीय घाटे और निवल ब्याज भुगतान का अंतर होगा। मतलब जो राजकोषीय घाटे में से अगर आप ब्याज भुगतान हटा देंगे, अब जो इंटरेस्ट पे किया होगा, तो वो आपका आ जाएगा निवल प्राथमिक घाटा। तो हमें उससे प्राथमिक घाटा पता चल जाता है। निवल ब्याज भुगतान और प्राप्त हुए ब्याज का अंतर है। प्राथमिक घाटे में कमी राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार का संकेत है। प्रभावी राजस्व घाटा केंद्रीय बजट 2011 में प्रस्तुत किया गया एक पद है। हालांकि राजस्व घाटा राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्ययों का अंतर होता है, किंतु देखिए राजस्व घाटे क्या होता है, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय का अंतर होता है। किंतु वर्तमान लेखा प्रणाली में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और संघ शासित प्रदेशों अन्य निकायों को राजस्व व्यय के रूप में दिए जाने वाले सभी प्रकार के अनुदान शामिल होते हैं, भले ही उनका उपयोग परिसंपत्ति सृजन के लिए किया गया हो। उपराष्ट्रीय सरकारों, केंद्र सरकार को छोड़कर सभी सरकारों निकायों द्वारा सृजित ऐसी परिसंपत्तियां उनके स्वामित्व में होती है, ना कि केंद्र सरकार के। तथापि वे स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। फिर भी प्रभावी राजस्व घाटे में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान के रूप में दिए गए राजस्व व्ययों या हस्तांतरणों को शामिल नहीं किया जाता है। संक्षेप में कहें तो प्रभावी राजस्व घाटा पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राजस्व घाटे अनुदान के बीच का अंतर होता है। क्या होता है प्रभावी राजस्व घाटा? ठीक है, तो उसमें से जो देखिए अनुदान सरकार देती है राज्य सरकारों को, तो ऐसा अनुदान जिससे पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है। मान लीजिए सड़क बन रही है, कुछ ऐसी परिसंपत्ति बन रही है जो आगे काम आएगी। तो अगर पूंजीगत परिसंपत्ति बन रही है तो उससे कुछ उससे तो लाभ हो रहा है देश को, है ना। तो क्या होगा कि उसको हटा देंगे तो वो प्रभावी राजस्व घाटा हो गया, है ना। तो प्रभावी राजस्व घाटा पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राजस्व घाटे और अनुदान के बीच का अंतर होता है। प्रभावी राजस्व घाटा पूंजीगत प्राप्तियों की उस राशि को संदर्भित करता है जिसका उपयोग सरकार के वास्तविक उपभोग व्यय हेतु किया जाता है। ठीक है, तो 18 का हमारा सी सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है। अब 19 देखते हैं। जब उनके लिखे अभंगों की प्रामाणिकता को चुनौती दी गई तब वे लगातार 13 दिनों तक एक शिला पर बैठे रहे। जातिविहीन समाज के बारे में उनका संदेश और रीति रिवाजों का उनके द्वारा खंडन एक सामाजिक आंदोलन में बदल गया। उनके वारी तीर्थ यात्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का संभावित विवरण है? ए चैतन्य महाप्रभु, बी वल्लभाचार्य, सी तुकाराम, डी तुलसीदास। किसकी बात हो रही है? यहाँ पे एक चीज़ जो है सेकंड वाला सही है। ठीक है, सकल प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटे और निवल ब्याज देनदारियों के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। ठीक है, वहाँ पर वो लिखा हुआ था, ये बताना था। देखिए 19 का सी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे जिले में देहू नगर में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया। तो नरेंद्र मोदी ने जो पुणे जिले में देहू नगर में संत तुकाराम जिला मंदिर का उद्घाटन किया। पुणे जिले में स्थित देहू को मंदिर का शहर भी कहा जाता है। तो देहू को जो है वो मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। संत तुकाराम महाराज 17वीं शताब्दी के मराठी कवि और हिंदू संत थे। तो ये 17वीं शताब्दी के मराठी कवि और हिंदू संत थे। उन्हें महाराष्ट्र के पंढरपुर में विष्णु के प्रसिद्ध रूप से विट्ठल या विठोबा की पूजा की। तो उन्होंने क्या है मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में विष्णु के प्रसिद्ध रूप विट्ठल जो होता है या विठोबा की पूजा की। वह एक प्रमुख वैष्णव परंपरा का हिस्सा थे। किसका हिस्सा थे? वैष्णव परंपरा का, जिसे दासकूट के नाम से जाना जाता है। यह परंपरा आज भी प्रचलित है। नामदेव जो जैसे अन्य संत कवि भी नामदेव 1270 से 1350 जैसे अन्य संत कवि भी इसी परंपरा में शामिल है। ठीक है, नामदेव भी हैं इसमें, वो भी इसी परंपरा में शामिल है। जब भक्ति संत तुकाराम के लिखे अभंगों की प्रामाणिकता को चुनौती दी गई तो वे उन्हें सिद्ध करने के लिए लगातार 13 दिनों तक इस शिला पर बैठे रहे थे। संत तुकाराम उनके कार्य पूरे महाराष्ट्र में फैले वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। किससे रिलेटेड है? वारकरी संप्रदाय से। जातिविहीन समाज के बारे में उनका संदेश और रीति रिवाजों का उनके द्वारा खंडन एक सामाजिक आंदोलन में बदल गया। संत तुकाराम को वारी तीर्थ यात्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो वारी तीर्थ यात्रा उन्होंने शुरू की। वारी तीर्थ यात्रा में लाखों भक्त मंदिर के नगर देहू और आलंदी में इकट्ठा होते हैं और वे क्रमशः संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर की पादुकाओं का अनुसरण करते हुए पंढरपुर के लिए आगे बढ़ते हैं। तीर्थयात्री प्रस्थान करने से पहले अपनी फसलों की बुआई कर लेते हैं। एकादशी के दिन तीर्थयात्री पंढरपुर पहुंचते हैं और वहां एक मुख्यमंत्री के साथ महापूजा करते हैं। ठीक है, तो 19 का हमारा सी सही है। तुकाराम की यहाँ पर बात हो रही थी 19 में। अब देखते हैं 20।
निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य है? एक वासेनार व्यवस्था, दूसरा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, तीसरा ऑस्ट्रेलिया समूह, चौथा मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। बताना है कौन सा सही है। ए केवल 1, 3, 4, बी केवल 2, 4, सी केवल 1, 4, डी 1 और 3। ठीक है, 20 का ए सही है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत एनएसजी में शामिल होने के लिए उत्सुक है। बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम जो है प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों द्वारा बनाए गए स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी समझौते हैं। जो बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, ये देश कुछ सैन्य और दोहरे उपयोग वाली तकनीकों के हस्तांतरण को रोकने और विनियमित करने तो सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। इनका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकना है। जो भी सामूहिक विनाश के हथियार हैं उनके प्रसार को रोकना इनका उद्देश्य है। ये संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र है। इनके नियम केवल सदस्य देशों पर लागू होते हैं और किसी देश के लिए इसमें शामिल होना अनिवार्य नहीं है। भारत वर्तमान में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह को छोड़कर 4 MECR में से 3 का सदस्य है। तो भारत जो है 3 का सदस्य है 4 में से। वासेनार व्यवस्था एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। इसे औपचारिक रूप से जुलाई 1996 में स्थापित किया गया था। इसके 42 सदस्य जो पारंपरिक हथियार और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और तकनीकों के हस्तांतरण पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। दोहरे उपयोग डुअल यूज़ मतलब 2 तरीके से यूज़ हो सकते हैं। इससे तात्पर्य किसी वस्तु और तकनीक की ऐसी क्षमता से जिसके कारण उसके कई उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सके। आमतौर पर उनका उपयोग शांतिपूर्ण और सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वासेना व्यवस्था का सचिवालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। इसमें भारत को 7 दिसंबर 2017 में 42वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जो है एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। एनएसजी परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है। यह समूह परमाणु निर्यात और परमाणु संबंधित निर्यात के लिए दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन के माध्यम से परमाणु हथियारों के अप्रसार हेतु योगदान करने का प्रयास करता है। एनएसजी का गठन वर्ष 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण की प्रतिक्रिया में किया गया था। तो ये देखिए भारत की जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसी की प्रतिक्रिया में बना था। इसमें 48 सदस्य देश हैं। भारत एनएसजी का सदस्य नहीं है, ये याद रखिए, क्योंकि भारत के सभी प्रयासों को चीन और अन्य सदस्यों के द्वारा लगातार बाधित किया गया है। तो चाइना के कारण भारत की सदस्य के प्रयास को इस आधार पर रोका जा रहा है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, मतलब NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इसलिए इसको रोका जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया समूह जो है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, इसका भारत सदस्य है। यह सदस्य देशों का एक अनौपचारिक संघ है। इसका उद्देश्य रासायनिक और जैविक हथियारों के जोखिम को कम करना है। तो रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को कम करना है। इसका गठन वर्ष 1985 में ईरान इराक युद्ध जो हुआ था में इराक द्वारा रासायनिक हथियारों के प्रयोग के पश्चात किया गया था। भारत 19 जनवरी 2018 में AG में शामिल हुआ था। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, इसका भी भारत हिस्सा है। यह उन देशों के लिए एक अनौपचारिक राजनीतिक ज्ञापन है जो मिसाइल और मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार को सीमित करना चाहते हैं। इसे G7 देशों द्वारा 1987 में गठित किया गया। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। वर्ष 2016 में भारत 35वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ। तो 20 का हमारा ए सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा सही नहीं है। एनएसजी में भारत नहीं है, बस ये ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि NPT पर भी इसने हस्ताक्षर नहीं किया। इस बेस पे चाइना उसे रोकता है। बाकी का हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।